नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। और बहुत दिनों से मैं इस विषय पर बात करना चाह रहा था, लेकिन आज सौभाग्य से मुझे समय और अवसर मिला है। तो मैंने सोचा कि मैं इस विषय पर अपने विचार रखूं। उम्मीद है आप लोग को मेरे विचार पसंद आएंगे। जो मेरे विचारों से सहमत हैं उनसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार दीजिएगा। जो मुझसे असहमत हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को इग्नोर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो पर ध्यान मत दीजिएगा। बार बार एक खबर आती है, लगभग हर जगह आती है, और साल में एक या दो बार तो कम से कम ज़रूर सुनने को मिलती है। झूला छाप, झूला छाप, झूला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई, झूला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई। और एक सामान्य सा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या मामला है जो इतने साल से चल रहा है। कौन होती है झूला छाप, और ये जो समस्या है ये क्या समस्या है, इसका क्या हल है। तो मैं विगत लगभग 30 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सक हूँ और विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा करता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में आने से कुछ समय पूर्व तक मैंने भी ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा दी है, तो मुझे इसका काफ़ी अनुभव है। शहर में आने के बाद में फिर मैंने इलेक्ट्रोपैथी में विशुद्ध कार्य भी किया है और इलेक्ट्रोपैथी में आगे ले जाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। तब मैंने इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है और समझा है कि शासन की व्यवस्था क्या होती है और जो भारत का मेडिकल सिस्टम है किस किस्म का है, किस प्रकार का है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं झोला छाप है क्या। तो झोला छाप की बहुत स्पष्ट परिभाषा है कि जो शासन में बैठे हुए लोग और एलोपैथी लॉबी वाले लोग और मीडिया वाले लोग, ये झोला छाप उसको मानते हैं जो इनके हिसाब से एक योग्य चिकित्सक नहीं होता है, जिसके पास चिकित्सा की करने की सही मायने में कोई योग्यता नहीं होती है, या वो कुशल नहीं होता है, वो अकुशल होता है। तो एक हिंदी में कहा जाए तो अकुशल चिकित्सक को झोला छाप कहा जाता है। ये एक हिंदी में सामान्य परिभाषा है, शासकीय परिभाषा के हिसाब से जिसके पास उसकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है उस कार्य की, वो उसे झोला छाप कहा जाएगा। लेकिन इस पे बहुत समय से काम चल रहा है, बहुत सी कार्रवाइयाँ हुई हैं और बहुत से इसके कुछ मामले कोर्ट में भी पहुँचे हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत स्पष्ट एक गाइडलाइन दी है, एक स्पष्ट परिभाषा दी है कि जो जिस चिकित्सा पद्धति का ज्ञाता है, अगर उसमें चिकित्सा कर रहा है तो वो झोला छाप नहीं है, और अगर वो चिकित्सा उसमें नहीं कर रहा है, दूसरी चिकित्सा पद्धति में कर रहा है, तो झोला छाप है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस परिभाषा के अनुसार एक एलोपैथी डॉक्टर जो एक MBBS है, जो MD है, MS है, अगर वो भी कोई आयुर्वेद की मेडिसिन लिख रहा है, कोई होम्योपैथी की मेडिसिन लिख रहा है, या वो कोई नेचुरोपैथी चिकित्सा कर रहा है, या कोई वो योगा करवा रहा है, तो वो भी झोला छाप माना जाएगा, क्योंकि उसने उस अपनी शिक्षा के दौरान उन चीज़ों का अध्ययन नहीं किया है। तो जो चीज़ वो बता रहा है अपने मरीज को, जो सेवा वो अपने मरीज को दे रहा है, उसने उसका अध्ययन नहीं किया है, उसने विधिवत तरीके से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, तो इस प्रकार वो भी झोला छाप है। जी हाँ, और हमारे समाज में ऐसे बहुत से MBBS और MD डॉक्टर झोला छाप हैं, जो कि आयुर्वेद की मेडिसिन लिखते हैं, होम्योपैथी की मेडिसिन लिखते हैं, जबकि इनको आयुर्वेद का आ भी नहीं पता होता है और होम्योपैथी का हा भी पता नहीं होता है। लेकिन इनके साथ में ये है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अर्थात समर्थ हैं तो ये कुछ भी करेंगे तो गलत है, और तो गलत नहीं है, और ये अधिकांश ऐसा ही करते हैं। एलोपैथी के बहुत से डॉक्टर शासन के बहुत से नियमों को तोड़ते हैं, बहुत सी मनमानी करते हैं, बहुत से गलत चीज़ें करते हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होती है। उसका कारण ये है कि भारत के मेडिकल सिस्टम पर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का कब्जा है। जी हाँ, एक किस्म का कब्जा है, एक किस्म का अतिक्रमण है। जबकि होना ये चाहिए था कि भारत आयुर्वेद का देश है और इस पे प्रथम चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेज़ों के आने के बाद से अंग्रेज़ों ने अपने समय में आयुर्वेद को पीछे कर दिया और एलोपैथी को आगे बढ़ा दिया। और अंग्रेज़ों के बाद जो हमारे नेता आए, खासकर कांग्रेस के नेता हुए, जिन्होंने 60 साल इस देश पर राज किया, ये लोग भी एक किस्म से इन लोगों ने भी अंग्रेज़ों जैसा ही काम किया।
और इन लोगों ने अपने राज्य में आयुर्वेद को आगे नहीं बढ़ाया, एलोपैथी को आगे बढ़ाया। और उसका छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए कि इस देश में, जो कि देश आयुर्वेद का देश है, जहाँ पे 5000 साल पुरानी आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है, उस देश में सबसे पहले सरकारी मान्यता एलोपैथी को दी गई। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आयुर्वेद के देश में सरकारी मान्यता सबसे पहले एलोपैथी को दी गई, उसके कुछ साल बाद आयुर्वेद को मान्यता दी गई, उसके कुछ साल बाद होम्योपैथी को मान्यता दी गई, और उसके कई सालों बाद नेचुरोपैथी और योग को मान्यता दी गई। योग जो इस देश की चिकित्सा पद्धति है, सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई है, उसको सबसे आखिरी मान्यता मिली। और उसके बाद भी आज भी बहुत सी ऐसी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जिनको की मान्यता नहीं मिली है, जो कि लगभग 100 सालों से इस देश में है। और वो चिकित्सा पद्धतियाँ सही हैं, प्रभावी हैं, उन चिकित्सा पद्धतियों से लोगों को लाभ होता है, बहुत सस्ती हैं, लेकिन उन चिकित्सा पद्धतियों को आज तक सरकारी मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि सरकार के विभाग पे एलोपैथी का कब्जा है। और मैं इसको एलोपैथी लॉबी बोलता हूँ। जब आपसे मैं एलोपैथी लॉबी कहूँ तो आप उसका अर्थ समझ लीजिए। भारत के जितने भी MBBS, MD, MS डॉक्टर या एलोपैथी के जितने भी डॉक्टर हैं, और इनकी एक संस्था है, इनका एक संगठन जिसको कहते हैं IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके नाम से लगता है ये कि पूरे भारत के डॉक्टर्स की संस्था है, जबकि नहीं, ये पूरे भारत के सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी डॉक्टरों की संगठन है। और ये इनके हित के लिए काम करती है, ये स्वास्थ्य के हित के लिए काम नहीं करती है। इनके नाम से लगता है जैसे ये भारत के पूरे मेडिकल सिस्टम के हित के लिए काम करती हो। इनका नाम एक धोखा है, इनका नाम होना चाहिए एलोपैथिक मेडिकल एसोसिएशन। लेकिन जिस ज़माने में नियम कायदे उतने हावी नहीं थे, जागरूकता उतनी नहीं थी, उस ज़माने में इन लोगों ने अपना नाम रख लिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जबकि इनका नाम होना चाहिए एलोपैथिक मेडिकल एसोसिएशन। तो ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ये MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर, MS डॉक्टर, मतलब कुल मिला के एलोपैथी डॉक्टरों के हित में काम करती है, जनता के हित में काम नहीं करती। हाँ, अगर कभी भी इन डॉक्टरों को कोई समस्या आती है तो ये उनके लिए खड़ी रहती है, पर अगर ये डॉक्टर कभी जनता के साथ में गलत व्यवहार करते हैं तो वहाँ पर ये चुप हो जाती है। तो ये संस्था का मुख्य रूप से चरित्र है। और इस संस्था को फंडिंग कहाँ कहाँ से मिलती है, अगर इसकी जांच की जाए तो पता चल जाएगा ये किससे पैसा लेती है और किसके लिए काम करती है। दूसरी इनकी पुरानी संस्था है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि अब जिसका नाम बदल गया है, लेकिन अभी भी इसका रूप वैसा ही है, क्योंकि चलाने वाले लोग जो नई संस्था में हैं वो भी लगभग ऐसी ही मानसिकता लोग बैठे हैं। और इनकी सबसे बड़ी संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO नाम से लगता है कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य का रक्षा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। WHO में भी सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी को ही आगे बढ़ाता है। और WHO एलोपैथी की मेडिसिन कंपनियों, एलोपैथी की जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, उनसे पैसा लेता है और उनके हित में काम करता है। और WHO स्वास्थ्य के नाम पे अलग अलग देशों से चंदा भी लेता है, और जो देश सबसे ज़्यादा चंदा देता है ये उसके हित में काम करता है। WHO एक तरह से अमेरिका की पिट्ठू संस्था है, मतलब इस पर अमेरिका का कब्जा है और ये अमेरिका के हित में काम करता है। लेकिन कोरोना के समय पर WHO के अध्यक्ष महोदय पर चाइना ने अपना प्रभाव जमा लिया था, और चाइना ने फिर इस कोरोना के मामले को अपने ऊपर आने से अपने बचा लिया। तो अमेरिका बहुत चिल्लाया भी था कि सबसे ज़्यादा फंडिंग हम देते हैं, और ये WHO का जो अध्यक्ष है वो चाइना की साइड ले रहा है, क्योंकि चाइना ने उस समय ये इनके इन प्रकार साम दाम दंड भेद करके WHO के अध्यक्ष को अपने प्रभाव, अपने दबाव में ले लिया था, और वो कोरोना की बदनामी से चाइना बच गया था। आज तक ये प्रूफ नहीं हो पाया कि कोरोना कहाँ से निकला, जबकि उस कोरोना से पूरे विश्व में कितने लोग मरे। इतनी बड़ी एक सामूहिक हत्या करने के बाद भी उस कोरोना को फैलाने वाले लोग, उसको बनाने वाले वैज्ञानिक और उसको फैलाने वाला देश सज़ा पाने से बच गए। ठीक यही हाल एलोपैथी का है। एलोपैथी लॉबी में भी हमारे देश में ये कुछ भी गलत काम करते बच जाते हैं। अभी हाल में ये घटना हुई है, एक जो सेंटर है जहाँ पर कि टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह का संबंधी इलाज किया जाता है, वहाँ पर एक महिला मर गई और उस अस्पताल का लाइसेंस मात्र 2 महीने के लिए निलंबित हुआ। आप सोचिए, अगर यही गलती
किसी दूसरे चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर से हो जाती तो आप निश्चित मानिए कि अभी तक उसके खिलाफ में पुलिस केस हो गया होता, वो डॉक्टर जेल में सड़ रहा होता। और उसके पीछे प्रयास यही आईएमए करती है, जो पर्दे के पीछे से खेल खेलती है दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को नष्ट करने का। इसीलिए मैं इस जो एक संगठन को, जो कि आईएमए और ये जो एक गठबंधन है डब्ल्यूएचओ और पुरानी एमसीआई का, इसको मैं एलोपैथी लॉबी कहता हूँ। एलोपैथी लॉबी चिकित्सा को सेवा नहीं मानती, चिकित्सा को व्यापार मानती है। और ये चाहती है कि इसके व्यापार में कोई किसी किस्म का कंपटीशन ना हो, है ना। इसको अपने मरीजों का इलाज करने का मोनोपोली मिले, और दरअसल मरीजों को लूटने की मोनोपोली चाहिए इनको, क्योंकि ये अपने किसी भी नियम कायदे को मानते तो है नहीं, ठीक है। तो जैसे कि एलोपैथी के आप जितने भी अस्पताल देख लीजिए, वहाँ पे कोई नियम कायदे का पालन नहीं होता, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कार्रवाई किस पर होती है? झोला छाप पे। अब झोला छाप कौन है? झोला छाप वही है जो इनके रास्ते में अड़ंगा बन रहा है। जी हाँ, जितनी भी जो व्यवस्था है वो इन्होंने हाईजैक करके रखी हुई है, मतलब पूरी व्यवस्था पे अपना कब्जा कर रखा है। ये चाहते नहीं कि दूसरा कोई उस व्यवस्था में आगे आए, ताकि सारे मरीज इनके पास में आए। और इसमें भी दो लॉबी है, एक जो सरकार के साथ बैठी है, नौकरी कर रहे हैं, वो डॉक्टर तनख्वाह तो पूरी लेना चाहते हैं, 2.5 लाख रुपये लेते हैं नक्सलाइट क्षेत्र में ड्यूटी करने का, और लेकिन उन क्षेत्र में जाते नहीं हैं, है ना। जब एमबीबीएस करते हैं तब सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए बॉन्ड भरते हैं कि हम 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देंगे, लेकिन देते नहीं हैं। कागजों में सेवा हो जाती है और इनका कोर्स पूरा होता है, शासन से जो लाभ लेना वो ले लेते हैं, लेकिन लोगों को सेवा नहीं मिलती है। तो सेवा दरअसल करता कौन है? सेवा यही करते हैं ये झोला छाप, जो गाँव में चिकित्सा सेवा करते हैं। अब ये झोला छाप अच्छे चिकित्सक ना बन जाएं, इनका एक नाम ना हो जाए, तो इनको अपमानित करने के लिए इस मेडिकल लॉबी ने ये झोला छाप शब्द गढ़ा है। और इसी मेडिकल लॉबी ने ये झोला छाप शब्द दिया है मीडिया को, और मीडिया जो है इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है। जबकि असली झोला छाप तो वो हैं जो कि वो लॉबी है, वो एमबीबीएस एमडी और एमएस हैं, जो कि आयुर्वेद की मेडिसिन भी लिखते हैं। जबकि वो जानकार हैं, वो तथाकथित कहते हैं कि हमारी चिकित्सा पद्धति में बहुत दम है ना। अपनी चिकित्सा पद्धति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और ये लोग आयुर्वेद और होम्योपैथी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसके बाद भी ये लोग उसकी मेडिसिन लिखते हैं। तो असली झोला छाप तो कौन है? क्योंकि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि गलती करता है तो ये माना जाता है कि वो कम पढ़ा लिखा है, बेचारा अज्ञानी है। लेकिन अगर ज्ञानी व्यक्ति गलती करता है तो उसकी गलती अक्षम्य होनी चाहिए। तो अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक एमडी डॉक्टर, एक एमएस डॉक्टर आयुर्वेद होम्योपैथी की मेडिसिन लिखता है तो ये ज़्यादा बड़ा अपराध है, क्योंकि वो समाज का सबसे बड़ा शिक्षित वर्ग माना जाता है। समाज का शिक्षित वर्ग अगर ऐसी गलती करता है तो ये निश्चित रूप से जो है ना अक्षम्य अपराध होना चाहिए। अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर किसी की किडनी निकाल के बेच देता है तो ये बहुत अपराध हुआ। पर आज तक ऐसे बहुत से मामले हुए और अधिकांश लोगों को कोई सजा नहीं मिली। ऐसे मेडिकल स्तर पर गड़बड़ियों के, अनियमितताओं के बहुत से मामले होते हैं, लेकिन किसी को सजा नहीं मिलती है। सजा किसको मिलती है? झोला छाप। झोला छाप को, क्योंकि वो कमज़ोर होता है, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। अब इतनी चर्चा में मेरा बताने का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि झोला छाप होता कौन है ना, किसको कहा जाता है, और इस झोला छाप के पीछे इनको परेशान करने वाली संस्था कौन सी है, और किसको इनसे तकलीफ़ है। जी हाँ, एलोपैथी लॉबी को ही इनसे तकलीफ़ है, क्योंकि ये रात को 3 बजे भी जंगल में जाकर, ऐसे ऐसे गांव में जाकर लोगों को घर पहुंच सेवा देते हैं, अब वो भी बहुत कम पैसे में, 20-30 रुपये में, या फिर वो भी उधारी में। जी हाँ, गांव में तो उधारी चलती है, और वो उधारी में मिलती है 6 महीने 1 साल बाद जाकर, वो भी अगर अच्छी फसल हुई तो, वरना मरीज बोलता है कि अब अगली फसल में पैसा दूंगा। इस तरह अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सक सेवा करता है वो सही मायने में सच्ची सेवा करता है। वो बहुत कम पैसे में घर पहुंच के सेवा देता है, और टाइम बेटाइम सेवा देता है, दिन हो या रात, गर्मी हो, धूप हो या बरसात हो, उसमें सेवा देता है, और वो भी उधारी में, जो कि कोई नहीं कर सकता।
उससे ये होता है कि उससे उस मरीज की स्थिति नहीं बिगड़ती और उसको इमरजेंसी में शहर में नहीं आना पड़ता और सरकारी अस्पताल में नहीं आना पड़ता। और वो सरकारी अस्पताल जहाँ पर पहले से अव्यवस्था फैली हुई है, तो मजबूरी में बेचारा कहा जाता है प्राइवेट अस्पताल में। और प्राइवेट अस्पताल में जो 2 रुपये का इलाज है वो 200 रुपये में किया जाता है, 2000 रुपये में किया जाता है। स्थिति ये होती है कि वो बेचारा मरीज अपना घर, अपना ज़मीन बेचने को मजबूर होता है। और जो व्यक्ति अगर एक बार प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने आ गया, खासकर ग्रामीण क्षेत्र का, तो आप ये मान के चलिए कि वो ज़िंदगी भर के लिए कर्जदार हो गया। या तो वो वहाँ के साहूकारों के जाल में फंस जाता है, उनसे नगद पैसा उधार लेके, या फिर उसका घर ज़मीन बिक जाता है। लेकिन अगर उसका सही समय पर वहाँ पर एक तथाकथित झोला छाप इलाज कर देता है तो उस मरीज का घर बिकने से बच जाता है, उसकी ज़मीन बिकने से बच जाती है, वो कर्जदार होने से बच जाता है। और इसी चीज़ को जो एलोपैथी की लॉबी है वो पसंद नहीं करती है, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा के अस्पताल खोले हैं, नर्सिंग होम खोले हैं, बैंक से लोन लिया है, इनकी बहुत मोटी मोटी EMI चल रही है, वो नहीं चाहते कि मरीज़ गांव में ठीक हो जाए। वो चाहते हैं कि वो शहर में आए और उनका शिकार बने। हाँ जी, मैं शिकार बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 में से सिर्फ 2 मरीजों का सही इलाज होता है, 8 मरीजों का शिकार ही किया जाता है। और अगर आपको यकीन ना हो तो इनके जो बिल बनते हैं उन बिल को देख लीजिए। ये नर्सिंग होम, इस अस्पताल के डॉक्टर खुद की 4-4 विजिट दिखाते हैं बिल में, जबकि दिन में 1 विजिट करते हैं मात्र। आपके खुद के नर्सिंग होम में आप 4 विजिट शो करते हैं कि आपने 4 बार आकर मरीज को देखा, जबकि आप दिन में 1 बार ही मरीज को देखते हैं मुश्किल से, या बहुत ज़्यादा हुआ 2 बार। और हर दिन आप 4 मरीज का बिल, 4 विजिट का बिल ढूंढते हैं। ऐसी बहुत सी अनियमितताएं, तो मैं तो छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, इसमें बहुत सी अनियमितताएं होती हैं। इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ निकलता है। खैर, हम वापस अपने विषय पर आते हैं कि झोला छाप क्या है। झोला छाप तो आपको समझ में आ गया, और झोला छाप का विरोधी कौन है ये भी समझ में आ गया। अब ये झोला छाप अगर बेकार हैं, बुरे हैं, अगर ये अकुशल हैं, तो सरकार इनको बंद क्यों नहीं कर देती? बहुत बड़ा सवाल ये है। तो उसका जवाब ये है कि सरकार, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, गांव-गांव में लोग हैं, और हर गांव तक, हर शहर तक, हर क्षेत्र तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल है। तो ये तब से हुआ जब से एलोपैथी आई। पहले गांव-गांव में वैद्य होते थे और वो वैद्य वहीं की जड़ी बूटियों से उस मरीज को ठीक करते थे। और कोई भी मरीज को, आपने सुना भी नहीं होगा कि ICU में भर्ती करने की नौबत आई, या आपने सुना नहीं होगा कि उसका ऑपरेशन करने की नौबत आई। और जब से ये ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आए हैं, जब से ये ICU वाले डॉक्टर आए हैं, तब से आपको देखने सुनने में आएगा कि लगभग हर दूसरे मरीज को जो है ना, या तो ICU में ले जाना पड़ता है या ऑपरेशन करना पड़ता है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो वैद्य वहाँ पर इलाज करते होते तो ना मरीज को ऑपरेशन करना पड़ता, ना मरीज का ICU में लाना पड़ता। कि आयुर्वेद में, जड़ी बूटियों में इतना दम होता है कि बहुत सी बीमारियों को वो बिना ऑपरेशन के वहीं ठीक कर देते हैं, और बहुत सी बीमारियां गंभीर होने से पहले ही ठीक रहती हैं। तो ये ICU वाला चलन हमारे देश में नहीं था। हमारे देश में चलन था वैद्य लोगों का, और ये गांव-गांव में ऐसे वैद्य होते थे जिनको परंपरागत रूप से सिखाया जाता था। उनका कोई कॉलेज नहीं होता था, उनका कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती थी। एक पेड़ के नीचे गुरु सिखाता था और शिष्य सीखता था उसके साथ में काम करते हुए। और गुरु शिष्य की परंपरा से गुरु अपना ज्ञान अपने शिष्य को देता था या अपने बेटे को देता था, और ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। और बहुत आसानी से एक वैद्य आसपास के 50 गाँवों के मरीजों को ठीक कर देता था। और उसकी छोटी सी उस झोले में या उस पोटरी में बड़ी बड़ी कीमती जड़ी बूटियाँ होती थी जो लगभग रामबाण काम करती थी। और जब वो झोला लेके वैद्य घूमता था तो उस वैद्य को बदनाम करने के लिए इस एलोपैथी लॉबी ने वो झोला छाप शब्द चुना। जबकि सच्चाई ये है, वो झोला छाप तो ईमानदार है, वो झोला छाप तो सेवाभावी है। उससे ज़्यादा खतरनाक इस शहर में रहने वाले सूटकेस छाप हैं, जो मोटे मोटे सूटकेस में लोगों की पूरी प्रॉपर्टी लूट लेते हैं। इतना अनाप शनाप बिल बनाते हैं कि आदमी बिक जाता है, लूट जाता है। तो दूसरों को झोला छाप कहने वाले खुद एक घटिया सूटकेस छाप है, लालची लुटेरे। और इनके कारण से आज दूसरी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर भी बदनाम हो रहे हैं, और लोग उनको भी लुटेरे की निगाह से देखते हैं, उनको भी
ऐसा देखते कि जैसे कि डॉक्टर नहीं है, कोई डाकू है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी चिकित्सा पद्धति चिकित्सकों में आज भी मानवता है, आज भी इंसानियत है। ये बहुत कम पैसे में इलाज करते हैं, लगभग निःशुल्क इलाज करते हैं, और इसीलिए इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, और इसीलिए झोला छाप पर आसानी से कार्रवाई होती है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होता है और सामाजिक रूप से भी उसकी उतना मजबूती नहीं होती है। इसलिए किसी भी चीज़ में झोला छाप को तुरंत अंदर कर दिया जाता है, जरा सी बात पर उसके खिलाफ में पुलिस FIR कर दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतने बुरे तो सरकार इनको बंद क्यों नहीं करती है? क्यों? क्योंकि सरकार अगर इनको बंद कर देगी तो सरकार के पास इनका विकल्प नहीं है। सरकार को फिर उस गांव में एक डॉक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, और एक MBBS डॉक्टर तो अपने आप को किसी युवराज से कम समझता नहीं है। वो 5 साल क्या पढ़ता है, उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सर्विसेज डॉक्टर यही वही है, और उसने ऐसी पढ़ाई की है जो किसी के बस की बात नहीं है, और उसने ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि अब वो तो मरते हुए आदमी को बचा देगा, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अगर एलोपैथी में मरते हुए आदमी को बचाने की क्षमता होती तो इस देश के जितने धनाढ़ लोग हैं, अंबानी, अडानी, टाटा जैसे लोग, वो कभी ज़िंदगी में मरते नहीं। तो लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक भ्रम फैलाया हुआ है कि जितना महंगा इलाज, जितना अच्छा इलाज उतना महंगा इलाज, और जितना महंगा इलाज उतना अच्छा इलाज, तो ताकि लोग अपनी जान बचाने के लिए और पैसा फूकें और इनकी और इनकम हो। ये एक अंग्रेज़ों का तरीका है व्यापार करने का, और अंग्रेज़ों का तरीका ही इन डॉक्टरों को सिखाया गया है। दरअसल ये एलोपैथी विदेशी चिकित्सा पद्धति है, और हमारे देश के जितने डॉक्टर हैं ये उस विदेशी चिकित्सा पद्धति के एजेंट हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, और जैसा इनको सिखाया जाता है वैसा ही ये करते हैं। इनको मरीज़ के प्रति सद्भावना नहीं सिखाई जाती, सहानुभूति नहीं सिखाई जाती है। मरीज़ को सिर्फ एक बॉडी मानना है सिखाया जाता है, और उस बॉडी को आपको ठीक करना है, नहीं ठीक हो तो मरती हो तो मर जाए, लेकिन फ्री में नहीं करना है, कम में नहीं करना है, सस्ते में नहीं करना है, अपनी कीमत रगड़ के लेना है। मतलब चाहे वो लुट जाए, मर जाए, उसकी डेड बॉडी भी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका पूरा बिल पेमेंट नहीं हो जाएगा। ये है विश्व की सबसे बड़ी तथाकथित आधुनिक और तथाकथित लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति, तथाकथित वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति का सच। जबकि किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ये चिकित्सा पद्धति ना आधुनिक है और ना वैज्ञानिक है। कल उस विषय बाद में बात करेंगे। आज मैं झोला छाप की बात करता हूँ। तो अगर झोला छाप इतना बुरा, सरकार को बंद करना चाहिए, लेकिन सरकार के पास विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, ये किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर को नौकरी नहीं देने देते। सरकार पे इतना दबाव बना देते हैं कि रमन सिंह भी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो 15 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अपॉइंट नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ 2 हम डॉक्टर अपॉइंट किए थे, वो भी दोनों उनकी भतीजी थी। ये सच है, कभी आप पता कर लीजिए, बिल्कुल सच है। और जबकि उसी दरमियान मेरी जानकारी में कम से कम 1200 एलोपैथी डॉक्टर अपॉइंट हुए थे, कम से कम बता रहा हूँ। आप रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, ज़्यादा ही निकलेगा। तो ये लोग भी ऐसा काम करती है कि सरकारी नौकरी सिर्फ हमको मिले, सरकारी पैसा सिर्फ हम खाएंगे, दूसरी चिकित्सा पद्धति को 1 रुपये नहीं मिलना चाहिए, वो चिकित्सा पद्धति आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो सरकार पे दबाव डाल के IMA के माध्यम से, WHO के माध्यम से, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे काम करके ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सरकार में स्वास्थ्य क्षेत्र में इनकी ही मोनोपोली चले। और आप गहराई से अगर अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल दिखता है चीज़ें। खैर, तो चूँकि झोला छाप का कोई विकल्प नहीं, इसलिए सरकार इसको बंद नहीं कर सकती, क्योंकि बंद करेंगे तो ये MBBS डॉक्टर तो वहाँ जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो इनको चाहिए मोटी तनख्वाह, 2 लाख 2.5 लाख रुपये, और उसके बाद भी ये ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे। इनको ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल 3 BHK का फुल्ली AC घर चाहिए, ऑफिस चाहिए, तो इतना सरकार कहाँ से कर पाएगी। उसके बाद भी ये टाइम से नहीं जाएंगे, उसके बाद भी ये पूरी सेवा नहीं करेंगे, उसके बाद भी ये राजकुमार जैसा व्यवहार करेंगे। सेवा भाव इनके अंदर है नहीं, इनको सेवा भाव सिखाया जाता नहीं है, इनको तो व्यापार सिखाया जाता है, क्योंकि ये व्यापारिक चिकित्सा पद्धति है, अंग्रेजों की चिकित्सा पद्धति है ना भाई। तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं, इसलिए सरकार इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। क्योंकि अगर आज
पूरे प्रदेश से ये तथाकथित झोला छाप डॉक्टर हटा लिए जाए तो हाहाकार मच जाएगा। सामान्य से उल्टी दस्त में इतनी मौतें होंगी जितनी कोरोना में नहीं हुई थी। इसलिए सरकार इन पर कड़ाई से कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम में, खासकर एलोपैथी के, खासकर जो IMA के सदस्य हैं, उनकी निगाह में ये झोला छाप खटकते रहते हैं। तो उनको लगता है कि अगर ये नहीं होते ना तो वो मरीज आता हमारे नर्सिंग होम में आता, हमारे अस्पताल में आता, और तब हमको एक अच्छा बिल बनाने का मौका मिलता। तो उनको लगता है कि ये झोला छाप हमारी कमाई के रास्ते में बाधक है। तो अब ऐसी बात सीधा बोल तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए उनकी योग्यता पर सवाल उठा के उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि देखो उससे मर गया। जबकि आप अगर मरने वालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो झोला छाप के हाथ से होने वाली मौतें के बजाय बड़े बड़े जितने अस्पताल हैं उनमें होने वाली मौतें ज़्यादा होती हैं। जी हाँ, आप अगर शहर के टॉप 10 अस्पतालों को गिन लें तो हर दिन 50 आदमी मर के निकलते हैं वहाँ से, कम से कम, और इतने झोला छाप से कभी नहीं मरते। तो मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा उन अस्पतालों से होती है जहाँ पर ICU हैं, जहाँ पर जो आधुनिक सुविधाएं हैं भाई, जहाँ पर बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। तो वहाँ तो आदमी मरना नहीं चाहिए। जहाँ पे आदमी लाखों रुपए खर्च कर रहा है वहाँ तो मरना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मौतें वहीं पर होती हैं। तो ये है एलोपैथी की आधुनिकता और वैज्ञानिकता सच। जबकि एक झोला छाप जिसकी योग्यता पर सवाल उठाया जाता है, जिसको बताया जाता है कि उसको कुछ नहीं आता, उसके पास आदमी 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये में ठीक रहता है। तो वो झोला छाप है कि ये झोला छाप है? जिन्होंने 10 साल पढ़ाई की है, लाखों रुपए खर्च किए हैं और लाखों रुपए का अस्पताल खोल के बैठे हैं, करोड़ों लाखों की मशीनें लगा के बैठे हैं, सुविधाएं लगा के बैठे हैं, और लाखों रुपए ले भी रहे हैं मरीज से, उसके बाद भी इनका मरीज मर रहा है। और वो व्यक्ति जिसकी युक्त सवाल उठाया जा रहा है, जो कि मात्र 50 रुपये में लोगों को ठीक कर दे रहा है, तो झोला छाप कौन हुआ? एक सामान्य सी बात है, समझने वाली बात है। अब एक सवाल उठता है कि झोला छाप पैदा कहाँ से होते हैं? तो झोला छाप 2 जगह से पैदा होते हैं। एक, आपने देखा होगा हर डॉक्टर के क्लिनिक में कंपाउंडर होता है, जो डॉक्टर साहब के अब्सेंस में भी क्लिनिक संभालता है और डॉक्टर साहब के इलाज करने की तकनीक को बहुत करीब से देखता है। वो देखता है डॉक्टर साहब दिन भर में 100 मरीजों को क्या क्या दवाई दे रहे हैं, कैसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो करते करते कुछ सालों में वो इतना कुशल हो जाता है कि वो भी मरीज के लक्षणों को पहचानने लगता है, मरीज की बीमारी पहचानने लगता है, डॉक्टर साहब के द्वारा लिखे गए टेस्ट को पहचानने लगता है, उस टेस्ट के रिजल्ट को समझने लगता है, डॉक्टर साहब द्वारा दी गई दवाई को समझने लगता है, उनके द्वारा बताए गए इंजेक्शन लगाने लगता है, और इस तरह वो एक लगभग आधा डॉक्टर बन जाता है। तो जब तक वो आधा डॉक्टर इन पूरे डॉक्टर साहब के अंडर में काम करता है तब तक वो झोला छाप नहीं कराता, तब तक उसकी योग्यता पर सवाल नहीं उठता कि ये 8वीं पास आदमी इंजेक्शन कैसे लगा रहा है, ये आदमी पट्टी कैसे कर रहा है, ये आदमी टाँके कैसे लगा रहा है, जबकि इसने तो पढ़ाई नहीं की है। क्योंकि तब वो इन डॉक्टर साहब के साथ में काम कर रहा है और इनके लिए काम कर रहा है, तब तक वो झोला छाप नहीं है। लेकिन जब वो डॉक्टर साहब के यहाँ से नौकरी छोड़ के और लोगों के घर घर जाके सेवा करने लगता है और कम पैसे में सेवा करने लगता है, तब ये डॉक्टर साहब कहते हैं वो झोला छाप है। तब इनको वो चुभता है, क्योंकि वो अब कमाई कर रहा है, वो अब इनके पेट पे लात मार रहा है। जिस मरीज का वो 100 रुपये लेते थे, इनका कंपाउंडर 20 रुपये में उस मरीज को ठीक कर रहा है। अब इनको वो चुभ रहा है, तो अब वो झोला छाप हुआ। तो आपको समझ में आया कि झोला छाप पैदा कहाँ से होते हैं? झोला छाप इन्हीं डॉक्टर साहब लोगों के साथ में काम करके पैदा होते हैं, इनके क्लिनिक में, इनके नर्सिंग होम में काम करके पैदा होते हैं। तो तब ये अपने क्लिनिक और अपने नर्सिंग होम में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को क्यों नहीं लगाते हैं? ये क्यों 8वीं 10वीं पास वाले लगाते हैं? क्योंकि जब ये पढ़ा लिखा टेक्नीशियन लेंगे तो इन्हें अच्छी खासी उससे तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो अपना पैसा बचाने के लिए ये कम पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने लगाते हैं, 8वीं पास 10वीं पास पर। ये क्यों नहीं लगाते एक टेक्नीशियन को अपने साथ में, एक सर्टिफाइड ड्रेसर को, सर्टिफाइड कंपाउंडर को कि लगा? बहुत से नर्सिंग होम में देखिए, बहुत से अस्पताल देखिए, आप चले जाइए आज भी जांच कर लीजिए, अधिकांश नर्सिंग अस्पतालों और अधिकांश डॉक्टरों में, इवन ICU में और इवन ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरह अनक्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं। उनको ये झोला छाप क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो इनके लिए काम कर रहे हैं, वो इनके हित में काम कर रहे हैं।
लेकिन जब वही अनक्वालिफाइड व्यक्ति निकल कर इनकी छत्र छाया से बाहर निकल कर अपना स्वतंत्र कुछ काम करना चाहता है तो फिर इनको तकलीफ होती है, तभी बोलते हैं वो झूला छाप है। मतलब जब तक इनके साथ काम कर रहा तो वो ईमानदार है, इनके बाहर काम कर रहा मतलब बेईमान हो गया, इनके साथ काम कर रहा तो क्वालिफाइड, इनसे अलग हो गया तो झोला छाप। ये है दो मुहावरा और ये है सच्चाई कि झोला छाप पैदा कहाँ से होते हैं। तो झोला छाप को पैदा करने वाले ये एलोपैथिक चिकित्सक ही हैं, इनके साथ काम करके वो व्यक्ति झोला छाप बनता है। अब दूसरी चीज़, जो एलोपैथी लॉबी काम करती है इस बात पर कि दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता ना मिले, जैसे इलेक्ट्रोपैथी ही है, 100 साल से इस देश में है। देश के लगभग 16 हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में डिसीजन दिया हुआ है और एक सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्ट्रोपैथी के पक्ष में डिसीजन दिया हुआ है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक डिसीजन दिया था कि 6 महीने में इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी जाए, लेकिन 1990 का वो डिसीजन आज तक लागू नहीं किया गया। क्यों लागू नहीं किया गया? क्योंकि सरकार पर एलोपैथी लॉबी का दबाव है। रमन सिंह 15 साल सीएम रहे, 15 आयुर्वेदिक डॉक्टर को नौकरी क्यों दे पाए? क्योंकि सरकार पर एलोपैथी लॉबी का दबाव था। तो ये एलोपैथी लॉबी जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ने नहीं देती है, लेकिन सरकार उन चिकित्सा पद्धतियों को बंद नहीं कर सकती है क्योंकि उन चिकित्सा पद्धतियों में जनता का लाभ है, बहुत सस्ती चिकित्सा पद्धति है, बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है। तो कोर्ट उन चिकित्सा पद्धतियों के पक्ष में निर्णय देती है और वो चिकित्सक कार्य करते रहते हैं। आज पूरे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 5 लाख से ऊपर चिकित्सक हैं जो कि पिछले 50 सालों में बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कॉलेज चलते रहे, लोग पढ़ते रहे, सीखते रहे कोर्ट के आदेश से। और कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस पैथी के लिए नियम बनाइए, लेकिन शासन ने नियम नहीं बनाया। शासन ने नियम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि शासन के पीछे में एलोपैथी लॉबी का दबाव था। तो एलोपैथी लॉबी के दबाव से शासन हमारे पक्ष में निर्णय नहीं दे पाई, लेकिन हमारे लोग आगे बढ़ते गए। आज 5 लाख चिकित्सकों की पूरी फौज है जिसमें जिन्हें झूला छाप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सरकारी रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं है मात्र, बाकी तो अनुभव पूरा है, ज्ञान पूरा है। बल्कि हमारे कुछ चिकित्सकों को तो एक MBBS और MD से भी ज़्यादा ज्ञान है। नहीं तो वो खुला चैलेंज है मेरा, आ जाएं और आजमा लें खुले मंच पे। हमारे बहुत से चिकित्सक आपसे भी काबिल हैं, लेकिन हमारे उन चिकित्सकों के पास में सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपके पास सरकारी रजिस्ट्रेशन है। मैं ये बात एलोपैथी लॉबी को बोल रहा हूँ जो दूसरी चिकित्सा पद्धति को झोला छाप कहती है। तो ये झोला छाप पैदा करने में भूमिका इन्हीं की है। पहले ये अपने अंडर में काम करने वाले झोला छाप बनाते हैं और दूसरा ये अपने विरोधियों के रास्ते को रोक के उनको झोला छाप बनाते हैं। आज इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक मजबूरी में झोला छाप करा रहे हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन के चिकित्सक मजबूरी में झोला छाप करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सही है, ये कोर्ट ने माना है, कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है और कोर्ट ने शासन से कहा है, लेकिन शासन जो है ना वो कार्रवाई नहीं कर रही है उन चिकित्सा पद्धतियों के हित में। क्यों? क्योंकि शासन के ऊपर में एलोपैथी लॉबी का दबाव है और वो इनको करने नहीं दे रही है। अब शासन में कौन बैठे हैं? भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी। और भ्रष्ट नेता भ्रष्ट अधिकारी किस चीज़ से बिकते हैं, किस चीज़ से प्रभावित होते हैं? या तो नोट से या वोट से। ये हमारे समाज का और हमारे सिस्टम का दुर्भाग्य है और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब जिन चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को ये झोला छाप कहते हैं, उनके पास बेचारों के पास नोट भी नहीं है और वोट भी नहीं है। और यही कमजोरी है उनकी कि नोट नहीं होने से ये सिस्टम को पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसा कि एलोपैथी लॉबी ने खरीद कर रखा है। सिस्टम में इन मेडिसिन खरीदी के नाम पे, एक्सरे मशीन खरीदी के नाम पे, MRI मशीन खरीदी के नाम पे, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे भारत सरकार का जो बजट है उसका अधिकतम हिस्सा एलोपैथी लॉबी खाती है। किसके साथ मिलकर खाती है? नेताओं और अधिकारियों सब में। तो ये अधिकारी नेता उनसे इसलिए दबते हैं क्योंकि वो एलोपैथी लॉबी इनको पैसे देती है। लेकिन ये ताकत दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में नहीं है, वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। अब रही बात वोट की, तो ये भी एक दुर्भाग्य है। जितनी एकता IMA के डॉक्टरों में है उतनी एकता दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के जो चिकित्सक में नहीं है। और इसके कारण से वो शासन पे इतना दबाव नहीं बना पाते कि वो अपनी बात मनवा सकें, जबकि वो गलत नहीं है, वो अपनी चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा कर रहे हैं। अब ये लोग बोलते हैं कि आप एलोपैथी कर रहे हैं, गलत बात है। बिल्कुल सही बात है, एलोपैथी कर रहे हैं, गलत बात है। एलोपैथी सिखाई किसने हमको? अगर हमारे कुछ चिकित्सक एलोपैथी कर रहे हैं, उनको सिखाया किसने?
उनको आपने ही सिखाया। हमारा वो चिकित्सक आपके नर्सिंग होम में और आपके क्लिनिक में सीख के गया है। उस वक्त क्यों सिखाया आपने? उस वक्त वो आपके साथ काम कर रहा था तो आपको अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपको मुफ्त का मजदूर मिल रहा था। और आज वो खुल के अपना काम कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि अब आपको लग रहा है तो हमारे कॉम्पिटिशन में खड़ा हो रहा है, ये हमारे पेट पर लात मार रहा है, तो अब आपको बुरा लग रहा है। तो अगर वो दूसरी बात ये है कि अगर वो एलोपैथिक कर रहा है तो एक लिमिट तक कर रहा है, फर्स्ट एड के माध्यम से कर रहा है, और ज़्यादा कर रहा है तो आप एक गाइडलाइन बना दो और इस समस्या को बड़े आराम से हल कर दिया सकता अगर शासन चाहे तो। क्योंकि पहले के ज़माने में अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन होते थे, जिसको कि इस एलोपैथी लॉबी नहीं बंद करवाया है। पहले के ज़माने में आयुर्वेदिक वैद्य आयुर्वेद रत्न के नाम पे भी रजिस्ट्रेशन होते थे, इसको भी इसी एलोपैथी लॉबी ने करवाया बंद, न्यायालयों में अपना प्रभाव दिखा के। तो अगर शासन चाहे तो इस समस्या का हल कर सकती है, शासन बड़े आराम से समस्या हल कर सकती है। शासन चाहे तो इन चिकित्सकों को अनुभव के आधार पर एक रजिस्ट्रेशन दे सकती है। इन चिकित्सकों को एलोपैथी लॉबी एलोपैथी प्रैक्टिस करने से भी रोक सकती है। इन चिकित्सकों को एक लिमिट में एलोपैथी करने की परमिशन दे सकती है। इनके ऊपर नियम कायदे लगा सकती है और इस समस्या का हल कर सकती है। क्योंकि शासन को भी ये ध्यान रखना चाहिए, खासकर नेताओं को, आपको वोट आईएमए नहीं देती है, आपको ये एलोपैथी डॉक्टर वोट नहीं देते हैं, आपको वोट गांव के लोग देते हैं। और उन गांव के लोगों की सेवा कौन करता है? वही झोलाछाप डॉक्टर। जब आपके गांव में रात को 3 बजे कोई बीमार पड़ता है ना, तो ये डॉक्टर नहीं आते जिनको आप पक्ष ले रहे हैं, वही डॉक्टर आते जिनको आप झोलाछाप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है बड़े अपने आप में बहुत ही अनोखी घटना है। जिन विधायक साहब ने शिकायत की है स्वास्थ्य मंत्री से, झोलाछाप कार्रवाई करने के लिए कहा है, वो अनुज शर्मा जी हैं, छैया भूया के लोकप्रिय हीरो। और चूँकि फिल्म लाइन से आए हैं तो उन्हें तो ज़्यादा शासन का भी ज्ञान है नहीं, ठीक है। और उन्हें चूँकि अब भले छत्तीसगढ़िया हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के देहातों में लगता है बहुत कम रहे हैं, तो उन्हें देहात की परिस्थिति का भी ज्ञान नहीं है। किसी ने भर दिया कान या किसी ने दे दिया आइडिया और किसी ने लिखवा लिया और इन्होंने साइन करके दे दिया स्वास्थ्य मंत्री महोदय को। ये जानते भी नहीं कि इनने क्या किया है, और भविष्य में आपको पता चलेगा जब इनका एक व्यक्तिगत पता चला बयान आएगा कि नहीं भाई जो हुआ वो अनजाने में हुआ। इन्होंने झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई करने के लिए दे दिया। आप इनसे पूछिए कि जिस विधानसभा से आप चुनाव जीत कर आए हैं, उस विधानसभा में रात को किसी गांव में रात को 3 बजे कौन सा एमबीबीएस डॉक्टर इलाज करने जाता है? आप आज उन अकुशल चिकित्सकों को बंद करवा देंगे, आपकी विधानसभा में होने वाली मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? और अब ये जो हमारे संगठन है उनको भी सोचना पड़ेगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे बहुत से संगठन हैं, एक संगठन नहीं है, और सब हर संगठन की अपनी अपनी ढपली अपना पराग है। इन संगठन के लोगों को भी एक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब तक ये शासन पर अच्छे से दबाव नहीं बनाएंगे और कोई एक ठोस नीति नहीं निकलवाएंगे, कोई एक ठोस आदेश पारित नहीं करवाएंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इस मामले में मैं महाराष्ट्र के संगठन को अच्छा मानता हूँ। महाराष्ट्र में जो इलेक्ट्रोपैथी के संगठन है, होने को तो वहाँ पे भी 8-10 संगठन है, लेकिन कुछ संगठन वहाँ पे अच्छा दमदारी से काम करते हैं और वो बिल्कुल मंत्रियों के सामने जाकर धरने पे बैठते हैं, और जब तक वो एक आदेश नहीं निकलवा तब तक वहाँ से हटते नहीं हैं। इस मामले में मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ। अभी हाल में उन लोगों ने एक आदेश निकलवाया है कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस पे कोई बैन नहीं है। शासन का आदेश है, कोर्ट का आदेश नहीं है, और शासन के आदेश को ही जो है ना अधिकारी मानते हैं, और शासन के आदेश के आगे ही ये जो आईएमए है वो चुप होती है, वरना कोर्ट के आदेश को आईएमए कुछ मानती ही नहीं है। वो तो शासन पे अपना दबाव रखती है, तो सोचती है कोर्ट तो कुछ भी बोलता रहता है। तो ये चीज़ें हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, एमपी में हो रहा है। यहाँ के जितने संगठन हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको अपना एक प्रभाव बनाना पड़ेगा, एक दबाव बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो एकता बनानी पड़ेगी, और एकता बनाने के लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं, संगठन के पदाधिकारी भी और चिकित्सक भी। संगठन के पदाधिकारियों को अपना चरित्र और व्यवहार बहुत साफ सुथरा रखना पड़ेगा, ताकि संगठन के से जुड़े हुए चिकित्सकों को लगे कि ये जो व्यक्ति हमारा नेता है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए या ये किसी अवैध कमाई के लिए हमारा नेता नहीं बना है, इसे सच में हमारे हित की चिंता है। और वैसे ही
जो सदस्य चिकित्सक हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा, उन्हें भी संगठन के लिए त्याग करना पड़ेगा। संगठन जो है ना हवा से नहीं चलता। कोई व्यक्ति अगर आपके लिए अपना काम छोड़कर दौड़ रहा है, आप बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वहाँ पे प्रतिदिन हज़ारों रुपये कमा रहे हैं और आपका नेता जो है मंत्रालय के चक्कर काट रहा है ना, तो इन सब चीज़ों में समय लगता है और पैसा भी लगता है। तो आपको भी अपने संगठन को तन मन धन से सहयोग करना होगा, वरना फिर ये कहानी चलती रहेगी। किसी दिन आपका नंबर आएगा तो आपका क्लिनिक भी सील होगा, उस दिन छपेगा कि झोला छाप चिकित्सक का क्लिनिक सील हुआ। तो अगर आप सम्मान से जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई बार बार आपको झोला छाप करके अपमानित न करे, तो आपको सबसे पहले अपनी चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा करनी पड़ेगी, जैसे मैं करता हूँ, ताकि कोई व्यक्ति आप पे उंगली न उठा सके कि आप तो इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हैं और आप एलोपैथी कर रहे हैं। तो पहली बात तो अगर आपके पास में 2 व्हीलर का लाइसेंस है तो 2 व्हीलर चलाइए, 4 व्हीलर मत चलाइए। और अगर आप 4 व्हीलर चलाएंगे तो आज नहीं तो कल आपका एक्सीडेंट हो ही जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि आपकी जो योग्यता है, जो आप जिस चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट है, जो पढ़ाई आपने की है, उसमें ही चिकित्सा कीजिए। देखने में ये आता है कि लोग ऐसे लोग इलेक्ट्रोपैथी में आ गए हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोपैथी का ढंग से अध्ययन नहीं किया है और पता नहीं उनके अध्ययन का क्या स्तर है, और इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे हैं, एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी इतनी धारणे से कर रहा है, इतनी दिग्गज से कर रहा है कि एक बड़ी जगह पर नर्सिंग होम खोल के बैठे हैं। और एलोपैथी के डॉक्टर्स को उन्होंने हायर कर लिया, एम डॉक्टर को उन्होंने हायर कर लिया, और वो डॉक्टर वहाँ पे आ रहे सेवा दे रहे हैं, और वो जो संचालक महोदय हैं वो अपने आप को बहुत बड़ी तोप की नाल समझ रहे हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए। जो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो जो है ना छुरी के नीचे आ ही जाएगी। तो आपको भी ये देखना होगा कि आपके पास किस चीज़ का ज्ञान है, जिस चीज़ का ज्ञान है वही काम कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास जिस चीज़ का सर्टिफिकेट है वही काम कीजिए, और अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है किसी चीज़ का तो वैसा काम मत कीजिए, क्योंकि ये सच में एक तरह से किसी की जान से खेलना है। अगर किसी दिन कोई व्यक्ति मर गया तो फिर आप बचेंगे नहीं, क्योंकि एलोपैथी लॉबी के डॉक्टर को कुछ नहीं होगा, उनके पीछे उनकी लॉबी खड़ी हुई है, सरकार को उस लॉबी का कब्जा है, वो अपने डॉक्टर को चलेगी, चाहे उनके यहाँ मरीज़ मर जाए। उनको तो मरीज़ मारने की समझिए खुली छूट मिली हुई है, आपको नहीं मिली हुई है, क्योंकि आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, उनके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस है, इसलिए वो 4 व्हीलर चला रहे हैं। आपके पास 2 व्हीलर लाइसेंस है, तो जब आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है तो 2 व्हीलर चलाइए। इसलिए मेहरबानी करके जिस चिकित्सा पद्धति के ज्ञाता है उसी में चिकित्सा कीजिए, अपनी चिकित्सा पद्धति को बदनाम मत कीजिए, और सम्मान से जिए और दूसरों को सम्मान से जीने दें। जब आप गलती करते हैं तो अखबार में छपता है इलेक्ट्रोपैथी फर्जी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक का क्लिनिक सील, तो उससे आपका सम्मान नहीं हमारा सम्मान कम होता है। हमने जो 30 साल लगा दिए अपनी चिकित्सा पद्धति में, हमने जो एलोपैथी नहीं की, हम कमाई की ओर नहीं भागे, हम लालच की ओर नहीं भागे, हम अपनी चिकित्सा पद्धति में जुड़े रहे, उसकी सेवा करते रहे। आज इस चिकित्सा पद्धति का अगर नाम जिंदा है तो हम जैसे चिकित्सकों का नाम जिंदा है, जो 30-30 साल से सिर्फ अपनी चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा कर रहे हैं। भले हम बहुत पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन हमने एक नाम और इज्जत कमाई है, और हमने अपनी पैथी की इज्जत बचाई है। जिस पैथी को लोग बोलते बकवास है, कुछ भी नहीं, उसको हमने दिखाया कि ये बकवास नहीं है, ये बहुत प्रभावी चिकित्सा पद्धति है, और ये उतनी प्रभावी है जितनी कि तुम्हारी चिकित्सा पद्धति नहीं है। ये आज जो हम कह रहे हैं ये हमारा अनुभव बोलता है, हमारी मेहनत बोलती है, लेकिन आप लोग हमारा नाम जो खराब करते हैं अपने कर्मों से, मेहरबानी करके वो मत कीजिए, और अपने संगठन को सहयोग कीजिए। आप लोग अगर चाहें तो सरकार एक दिन में आपको मान्यता दे सकती है, लेकिन आप नहीं चाहेंगे। आज पूरा हेल्थ सिस्टम आप पे डिपेंड है गाँव में। आप सारे जितने भी चिकित्सक हैं, जितने भी जिनको शासन भरोसा करती है, आप सब 7 दिन के लिए, सिर्फ 7 दिन के लिए अपना क्लिनिक और अपना हॉस्पिटल अगर है तो बंद कर दें, और आप देख लें तमाशा। 7 दिन में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। लोगों को साफ साफ बोल दें, भैया सरकार हमको इलाज करने से मना कर रही है। लोगों को साफ साफ बता दीजिए कि बड़े बड़े अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो हमसे चिढ़ते हैं, क्योंकि हम आपका सस्ते में इलाज करते हैं और वो आपको लूट नहीं पाते हैं, आप शहर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो सरकार पे दबाव डलवा के हम पे कार्रवाई करवा रहे हैं।
बिल्कुल साफ बताइए, क्योंकि पर्दे के पीछे से यही खेल होता है। और तब लोगों को तकलीफ होगी, और जब लोगों को तकलीफ होगी तब लोग शासन पे दौड़ डालेंगे, तब वो जनता अपने स्थानीय विधायक पे दौड़ डालेगी, और वो विधायक अपने मंत्री पर दौड़ डालेगा, और मंत्री दौड़ डालेगा मुख्यमंत्री पे, और तब मुख्यमंत्री को एक आदेश जारी करना पड़ेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक है उनको चिकित्सा करने से न रोका जाए, या उनको अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन दिया जाए, या उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको क्वालिफाइड किया जाए, और उनको फिर एक लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन दिया जाए, और फिर ये समस्या हल हो जाएगी। लेकिन इससे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जो करोड़ों रुपए का लोन में चल रहे हैं, लाखों रुपए की लोन में चल रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि फिर आप वहाँ पर सस्ता इलाज दे पाएंगे, जो कि ये नहीं चाहते। क्योंकि अगर आपने सस्ता इलाज दे दिया तो वो मरीज़ शहर तक नहीं आएगा, और वो शहर तक नहीं आएगा तो शहर के अस्पताल में नर्सिंग होम इलाज नहीं कराएगा, और जब वो ऐसा नहीं करेगा तो उस शहर के अस्पताल और नर्सिंग होम को आमदनी नहीं होगी, और जब उसको आमदनी नहीं होगी तो वो अपना लाखों रुपए की किस्त कैसे जमा करेगा? उन मशीनों को, जिस मशीनों को उसने किस्तों में दिया उसका पैसा कैसे जमा करेगा? जो उसके यहाँ स्टाफ है उसका पेमेंट कैसे देगा? और फिर खुद कैसे कमाएगा? तो इसलिए, लेकिन शासन चाहे तो इस समस्या का हल कर सकता है, लेकिन शासन चाहे तो। अब शासन कब चाहेगा? जब शासन पे दबाव बनेगा। और दबाव कैसे बनेगा? दबाव तो दो ही तरीके से बनता है आज के ज़माने में, नोट से या वोट से। नोट आपके पास में है नहीं, ठीक है, और हर नेता बिकता भी नहीं है। अब वोट के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप अपने क्षेत्र की जनता को बताएं कि आपकी कीमत क्या है, और बताएं कि शासन हमको बंद करा रहा है। और आप मेरी बात मान के आप देख लीजिए, आपके संगठन के लोगों को अगर मेरी बात जमती होगी, हालांकि जमती नहीं है, मेरी बात कड़वा सच होता है, तो आप में से अधिकांश लोगों को पचती नहीं मेरी बात, और अधिकांश आप लोग मेरी बात सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, और अधिकांश लोग मेरे बारे में गलतफहमी सिखा रखते हैं। मेरे को किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो एक कड़वा सच बता रहा हूँ जो आज की व्यवस्था का है। तो इस कड़वे सच को अगर आपको दूर करना है, आपको यदि सम्मान से जीना है, यदि आपके अंदर सम्मान की इच्छा है तो, सम्मान की इच्छा अगर होती तो आप अपनी चिकित्सा प्रति चिकित्सा करते, आप एलोपैथी करते नहीं। आपके अंदर सम्मान की इच्छा नहीं है, आपके अंदर पैसे की हवस है, पैसे के लिए आप वो काम कर रहे हैं। तो भैया, अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो अच्छा पैसा भी कमा लिए होंगे, तो कम से कम अब तो सम्मान पे ध्यान दो। अब 50 साल की उम्र में अगर तुम्हारा क्लिनिक सील होगा तो तुम्हारा क्या सम्मान रहेगा? तो 50 साल की उम्र में तुमको एक छोटा सा सिपाही कॉलर पकड़ के क्लिनिक से ले जाएगा, तब तुम्हारा सम्मान कहाँ जाएगा? तो आप सम्मान के लिए जी लीजिए, थोड़ा सा अपनी चिकित्सा पद्धति के सम्मान के लिए जी लीजिए, अगर आपके अंदर है तो। और आप, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उस बात पे अमल करके देख लीजिए आप अपने संगठन। लेकिन समस्या ये आप नहीं करेंगे ना, जब आपका संगठन आपसे कहेगा कि 5 दिन के लिए क्लिनिक बंद करो, 7 दिन के, तो आप लोग नहीं करेंगे। आप ऐसा दिखाएंगे जैसे आप अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो मर जाएंगे। और वहीं IMA जिस दिन बोलता है उस दिन सारे डॉक्टर, बड़े बड़े नर्सिंग होम बंद कर देते हैं। वो अपने लाखों के नुकसान की परवाह नहीं करते, लेकिन वो एक दिन में सरकार को झुका देते हैं। ये है उनकी ताकत। जिस दिन आप इस ताकत को अपने अंदर पैदा कर लेंगे, जिस दिन आप अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए इस तरीके से सोचेंगे, उस दिन कोई आपको झोला छाप नहीं करेगा। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। मेरी बात एक कड़वा सच है, जिनको बुरा लगा उनसे मैं क्षमा चाहूँगा, और जो मैंने कहा है वो सच है। तो अगर आप अपने सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई झोला छाप ना कहे या आपका अपमान न करे, तो अपने सम्मान के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर सकते हैं ऐसा प्रयास, तो फिर आप सरकार को नहीं दिखा सकते, तो आपके दूसरा माध्यम कोर्ट का है। लेकिन वहाँ पर भी कंजूसी मत करना। आप अगर कोर्ट के माध्यम से आएंगे, थोड़े से महंगे वकील खड़ी करना और न्यायालय के सामने बताना आपका महत्व क्या है, आप क्या करते हैं, और आपके हित में न्यायालय निर्णय लेगा। क्यों? जब अवैध कॉलोनियाँ बनती हैं उनको न्यायालय और सरकार अवैध कर सकता है, तो जो लोग आपको अवैध कह रहे हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको न्यायालय क्यों नहीं वैध करेगा? आप 25 साल 30 साल से चिकित्सा कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा अनुभव है, क्षेत्र में आपका नाम है ना, आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लोग आपको चाहते हैं, तो न्यायालय क्यों आपके पक्ष में नहीं बोलेगा? शासन क्यों नहीं बोलेगी? लेकिन आपको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, अकेले प्रयास से नहीं होगा। और जब न्यायालय में जाते हो तो सस्ते वकील मत तलाशो, जब कमाते हो तो खर्च करने की दम रखो, और दिलेर खर्च करो, महंगा वकील लो, तो जज भी उसकी बात ध्यान से सुनता है और आपके पक्ष में निर्णय आता है। दोस्तों,
इस लाइव का यही उद्देश्य था कि आपको मैं कुछ अपनी मन की बात बता सकूं, कुछ समझा सकूं। आपको यदि मेरी बात समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी बात पे अमल करेंगे तो भला आपका ही होगा। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं है तो आप इसे इग्नोर कीजिए। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका सम्मान रहे और नहीं चाहते कि आप सम्मान के साथ जिए, नहीं चाहते कि कोई आपको झूला छाप कहे, तो फिर आप मेरी बात को सुनिए, और वरना मत सुनिए, इग्नोर कीजिए। जो चल रहा है चलता रहेगा। आज किसी एक क्लिनिक से होगा, कल किसी दूसरे का होगा, परसों किसी तीसरे का होगा, और ये क्रम चलता रहेगा। और आप हमेशा ऐसे दोयम दर्जे की ज़िंदगी जिएंगे और आपके विरोधी हमेशा शासन पे हावी रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात ठीक लगी होगी। अब अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय पे लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि झूला छाप के पीछे का असली सच क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।